नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। हमने भाग एक में विगत दिवस राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा की चर्चा की और उसने हमने देखा कि किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न होता है और प्रारंभिक परीक्षा कैसी होती है और उसका सिलेबस क्या होता है। आज मैं जुड़ा हूं आपके साथ मुख्य परीक्षा के पैटर्न और उसके सिलेबस पर चर्चा करने के लिए कि किस प्रकार से हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम ये नजर डाल लेते हैं कि मुख्य परीक्षा की जो पेपर का तरीका है वो कैसा होता है, फिर हम सिलेबस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर। हमने देखा था कि जब हम प्रारंभिक परीक्षा को पास करके मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे तो यहां पर फिर मुख्य परीक्षा में जो पेपर की संख्या है वो होगी 4। यानी कि अब जब मेंस की बात करेंगे हम तो हमें लिखित परीक्षा देनी है। और लिखित परीक्षा क्या है? विषय अंतर्गत परीक्षा है। यानी कि जहां हम ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करके प्री पास करके आ गए हैं, अब हमें उसी सब्जेक्ट को, उसी विषय के ज्ञान को लिखना होगा। और लिखना कितने पेपर को होगा? 4 पेपर को। तो सामान्य अध्ययन का 1, 2, 3 और 4 पेपर। तो 3 जो पेपर है, प्रारंभिक 3 पेपर यानी कि जनरल स्टडी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तो पूरे के पूरे जीएस से संबंधित है। और जो चौथा पेपर है हिंदी और इंग्लिश के साथ में। ठीक है, यानी कि ये चौथा पेपर जो है वो क्या है, उसमें हिंदी आएगी आपकी और अंग्रेजी आएगी। ठीक है, भाषा से संबंधित है। और पहले जो 3 पेपर हैं वो पूरे के पूरे सामान्य अध्ययन के विषयों पर आधारित हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो चारों पेपर हैं इसके लिए समय मिलता है हमें 3 घंटे का। यानी कि लिखित परीक्षा में भी हमें समय कितना मिल रहा है? 3 घंटे का प्रत्येक पेपर के लिए। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो कैसा होता है? तो वही लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरह के आते हैं। ठीक है, 3 तरह कैसे? एक तो अति लघु उत्तरी प्रश्न आता है जो 2 नंबर का होता है, एक लघु उत्तरी आता है जो 5 नंबर का होता है, और एक आता है दीर्घ उत्तरी जो 10 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि एक बहुत सरल प्रश्न आता है जिसमें 2 नंबर होंगे, इसकी वर्ड लिमिट होती है 15। ठीक है, 15 अधिकतम शब्दों तक आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो 5 नंबर का प्रश्न होता है इसकी शब्द सीमा होती है अधिकतम 50 शब्द। आप 50 शब्दों, अधिकतम 50 शब्दों तक इसका आंसर दे सकते हैं। और जो 10 नंबर का प्रश्न आता है इसमें होती है 100, वर्ड लिमिट होती है 100 वर्ड्स। ठीक है, 100 शब्दों तक आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो इस प्रकार के 3 टाइप के प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3 में। ठीक है, इसके अलावा भाषा से संबंधित जो प्रश्न है वहां पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। तो ठीक है, ये है। अब ये प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है वो 200 नंबर का होता है। ठीक है, ईच पेपर कितने नंबर का होता है? 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 4 पेपर होंगे 200-200 नंबर के, तो पूरा जो मेंस है वो कितने नंबर का हो जाएगा भाई? 800 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो ये है मुख्य परीक्षा का पैटर्न। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न हम भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं। आज हम केवल और केवल मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये है परीक्षा का पैटर्न। और अब हम देखते हैं सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो जनरल स्टडी का या प्रश्न पत्र 1 है उसके बारे में। यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र 1, पहला प्रश्न पत्र है, इसके बारे में। अब जो पेपर है ना, इनको यूनिट वाइज यूनिट बांट दिया है। पहला जो पेपर है उसमें 3 यूनिट दी गई। कितनी यूनिट दी गई हैं? 3 यूनिट। और तीनों यूनिट के अलग अलग नंबर है। ठीक है, इसमें क्या है? तीनों यूनिट के क्या है? अलग अलग नंबर है। तो यूनिट 1 जो है वो है इतिहास की, और ये आती है आपकी 75 नंबर की। कितने नंबर की आती है साहब? 75 नंबर की आती है यूनिट। ठीक है, अब इतिहास में हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां इसका खंड आ बनाया, मतलब यूनिट 1 को भी खंड में बांट दिया है। तो खंड आ में क्या है? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। तो भाई साहब ये तो हम प्री परीक्षा में की तैयारी कर रहे थे, जब भी हमने उसके सिलेबस में देखा था कि भैया हमें प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को, उसके महत्वपूर्ण राजवंशों को, उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को समझना है। ठीक है,
वहां हम ये पढ़ रहे थे कि मल्टीपल टाइप में क्वेश्चन जब आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चार में से एक को सिलेक्ट करना था। लेकिन यहां यह पूछा गया कि उनकी प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं। यह आपसे पूछ लिया जाएगा प्रतिहार वंश का प्रतिहार काल में राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो उस शासन के समय में जो समाज था उस समय का, कितने वर्णों में विभाजित था, महिलाओं की दशा क्या थी, दासों की दशा क्या थी, ठीक है। और अगर अर्थव्यवस्था की बात आती है तो किस प्रकार का समाज था, व्यापार थे कि नहीं, उद्योग धंधे थे कि नहीं। अगर कलात्मक स्वरूप को पूछा जाए तो उस समय की चित्रकला, वास्तुकला या उस समय की अन्य कोई कलाएं, साहित्यिक कोई रचनाएं रची गई हैं उस समय, तो साहित्य और संस्कृति का योगदान। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं मुख्य परीक्षा में। तो पहली जो यूनिट है वो राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई है, ठीक है। पूरी की पूरी जो खंड ए में है वो राजस्थान का इतिहास है, ठीक है, जो हमने प्री के सिलेबस से भी मैच करके देखा था, ठीक है। और खंड बा जो है वो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा है। अब मुख्य परीक्षा में भारतीय इतिहास और संस्कृति से कौन कौन से टॉपिक जुड़े हैं तो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय धरोहर, ठीक है। सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक के भारत की ललित कलाएं, ठीक है, प्रदर्शन कलाएं, वास्तु परंपरा एवं साहित्य, जो मैं चर्चा कर रहा था अभी, ठीक है, वो भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम। तो सिंधु सभ्यता के इतिहास से लेकर ब्रिटिश काल तक, ठीक है। तो अब इसके बीच में जितनी भी वास्तुकलाएं आई, ललित कलाएं आई, मूर्ति कलाएं आई, चित्र कलाएं आई, स्थापत्य कला की बात करें तो सारी की सारी चीजों को हमें पढ़ना है। हमें मंदिर निर्माण की शैली को अध्ययन करना है, नागर शैली क्या होती है, बेसर शैली क्या होती है, पंचायतन शैली क्या होती है। मूर्ति कला में देखना है हमें मथुरा कला और गंधार कला को। इस प्रकार से सभी प्रकार की जो कलाएं हैं उनका अध्ययन करना है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन, ठीक है, ये है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत तक जाते हैं तो हमें धर्म अलग अलग पंथों में बंटे नजर आते हैं। जैन धर्म की बात कर लें, हम बौद्ध धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात कर लें, हम ईसाई धर्म की बात कर लें, हम इस्लामिक धर्म की बात कर लें, या सनातन धर्म की जो अन्य शाखाएं थी अलग अलग हो गई, जो कापालिकों की बात करें, या हम शक्ति पूजा के लोग थे जो उनकी बात करें, या अजीवक संप्रदाय की बात करें, ठीक है। बाद में हीन आयन, महाआयन जैसी शाखाओं में विभाजित हो गए धर्म। तो इन सभी के क्या क्या विशेषताएं रही, इनके कौन प्रमुख इनके आंदोलनकर्ता थे, प्रवर्तक थे, तो उन सबको हमें यहां पर पढ़ना होगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1965 ईस्वी तक आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और व्यक्तित्व और मुद्दे। बात हो रही है 19वीं शताब्दी से, ठीक है, यानी कि 19वीं शताब्दी यानी कि 1857 की क्रांति, उसके कारण परिणाम, ठीक है, उसका प्रभाव, ठीक है। उसके बाद 1919 के लगभग की गांधी का आंदोलन, गांधी युग, कांग्रेस का उदारवादी उग्रवादी चरण, और जिस प्रकार से स्वाधीनता संग्राम की जो लड़ाइयां लड़ी गई, प्रमुख प्रमुख आंदोलन, उनकी सफलता असफलता के कारण, उनका प्रमुख योगदान भारत की आजादी में, कांग्रेस का योगदान, ठीक है, ये सब हमें मुद्दे यहां पर पढ़ने हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। फिर है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण, धाराएं, प्रमुख योगदानकर्ता, देश के भिन्न भिन्न भागों में योगदान, ये प्रारंभिक परीक्षा में भी जुड़ा हुआ है। 19 से 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। प्राचीनतम भारत का जो हम देखते हैं कि समाज रूढ़िगत व्यवस्थाओं में जकड़ा था। फिर जैसे ही हमारे आधुनिक प्रणेता यानी कि राजा राम मोहन राय जी आते हैं, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले समाज सुधारों में उनका नाम देखते हैं। उसके बाद जो ज्योतिबा फुले, ठीक है, या अन्य जो समाज सुधारक नेता हुए, ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात करें, हम आर्य समाज की बात करें, ब्रह्म समाज की बात करें, ठीक है, हम और भी बाकी जो दयानंद सरस्वती जैसे लोग हुए, ठीक है, इन लोगों की बात करें, तो ये इन सबके जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनको हमें मुख्य परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे संगठन हुए, तो इन सभी को हम यहाँ पर देख लेंगे। स्वतंत्रता उत्तर सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन, देशी रियासतों का विलय, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, ये लाइन हमने प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में भी चर्चा की थी और ये यहाँ भी पढ़ी है। तो किस प्रकार से राजस्थान की रियासतों ने देश के विलीनीकरण आंदोलन में भाग लिया और भारत में विलय कर लिया, क्या कठिनाइयां हुई, ठीक है, जूनागढ़ कैसे मिला, भोपाल रियासत का विलय कैसे हुआ, हैदराबाद कैसे हुई, जम्मू कश्मीर के साथ क्या समस्याएं आई। तो ये सब जो इतिहास है ना, ये लिखित परीक्षा के लिए हमें अच्छे से पढ़ना होगा।
क्योंकि उसकी असफलता सफलता के कारण एक बहुत बड़ा काम था हमारे आज़ाद भारत के देश को छोटी छोटी जो छोटी बड़ी 565 के लगभग रियासतें थी उनको एकीकृत करना। और काम किया भी, पटेल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, इसलिए उनको सभी लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ही इतिहास में राजस्थान का इतिहास हो गया, भारत का इतिहास हो गया, और इसी यूनिट फर्स्ट में खंड 7 जुड़ा है जो आधुनिक विश्व के इतिहास की बात करता है 1950 ईस्वी तक। इसमें पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार की बात करेंगे। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार को मुख्य परीक्षा में पढ़ना है, प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं बनते। पुनर्जागरण जो है, जो यूरोप में हुआ, यूरोप में भी इटली में हुआ, इटली में ही क्यों हुआ, पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान में क्या प्रगति देखी गई, पुनर्जागरण का क्या प्रभाव हुआ दुनिया में, पुनर्जागरण का यूरोप के देशों पर क्या प्रभाव हुआ, भारत पे क्या प्रभाव हुआ, तो ये सब प्रश्न जो हैं वो इस तरह से बनते हैं। धर्म सुधार आंदोलन, जिसे धर्म प्रबोधन भी कहते हैं, इसके क्या परिणाम हुए। जो प्राचीनतम यूरोप था एक अंधकारमय जीवन में जी रहा था, और जब 1350 के बाद से धीरे धीरे 1450 के लगभग तक जब पुनर्जागरण का या धर्म सुधार का काल आता है, तो देखते हैं कि हम यूरोप में एक नवीन उदय होता है, यानी कि अंधकारमय वातावरण जो था वो उजाले की ओर अग्रसर हो गया। तो इस प्रकार का जो वातावरण हुआ, क्या उसके कारण थे, क्या परिणाम हुए, उससे लोगों ने क्या सीखा, तो वर्तमान तक की पीढ़ी उससे क्या सीख सकती है, ये सब इस तरह से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण क्या था, यूरोप में पुनर्जागरण के उद्भव के कारण बताइए, परिणाम, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, तो ये सब बातें यहाँ से बनती। मुख्य प्रबोधन और औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, उससे संपन्न देश और भी थे, और इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके क्या सुखद परिणाम हुए, क्या नकारात्मक परिणाम हुए, अन्य देशों को उसका क्या फायदा हुआ, तो ये औद्योगिक क्रांति से आने वाले प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ने ही अनेक क्रांतियां करा दी, बहुत सारे युद्ध लड़े गए। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, इन्हीं की देन थी कि धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार करना था। तो साम्राज्यवाद की भावना का जो बढ़ना है वो कैसे, क्या कारक थे, फिर इनको दबाने के लिए क्या चीजें आई, उपनिवेशवाद क्या था, आर्थिक उपनिवेशवाद क्या है, राजनीतिक उपनिवेशवाद क्या है, हम खुद भारत जो देश है हमारा उपनिवेश रहा ब्रिटिश का, किस प्रकार का उपनिवेश था, और उन्होंने भारत में क्या परिवर्तन किए इस उपनिवेशवाद में। तो ये सब चीजें जो है मुख्य परीक्षा में पूछी जाती हैं। नहीं, विश्व युद्धों का प्रभाव, अब यहाँ विश्व युद्धों का प्रभाव लिख दिया, मतलब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों को हमें अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध क्या था, उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, मित्र राष्ट्र क्या थे, धुरी राष्ट्र क्या थे। ठीक है, और नई नई चीजें क्या निकल के आई, लीज ऑफ नेशन की बात करेंगे, उसको बनाने में किसका योगदान था, पेरिस सम्मेलन क्यों रखा गया, शांति सम्मेलन क्या था। ठीक है, और जो संधियां हुई, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधि हुई, जर्मनी के साथ जो संधि हुई, ठीक है, वर्साई की संधि हम जिसे कहते हैं, तो वो क्या थी, क्या वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए केवल युद्ध विराम थी 20 वर्षों का। ठीक है, तो उसका परीक्षण करेंगे, अन्यायपूर्ण थी, न्यायपूर्ण थी, तो इन सब चीजों को हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और उसके परिणाम, और उसका भारत पर क्या परिणाम पड़ा, और देशों पर तो अलग अलग पड़ा, आर्थिक मंदी आई, फिर चीजें हुई, परमाणु बम गिराए गए नागासाकी हिरोशिमा में, तो उसके एक अलग दुष्परिणाम निकल के आए। तो इन सभी बातों को हम मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और ये सब चीजें हमें बेहतर तरीके से तैयार करने के बाद नंबर दिला के चली जाएंगी। तो इतिहास की जो यूनिट है इसमें 75 नंबर की है। ठीक है, और अगर हम तीनों यूनिट को देखें तो 2 से 3 प्रश्न विश्व के इतिहास से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के इतिहास और भारत के इतिहास से बराबर बराबर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है पहले पेपर की पहली यूनिट जिसमें इतिहास की बात है। ठीक है, और पहले पेपर की जो दूसरी यूनिट है भाई, ठीक है, यूनिट सेकंड अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको भी अलग अलग सेक्शन में बांटा है। ठीक है, और ये आती है आपकी 65 मार्क्स की। ठीक है, ये 65 नंबर का यूनिट होता है। ठीक है, इसमें भी वही 2, 5 और 10 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। अब इसमें जो सेक्शन ए है, खंड जो ए है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था से।
ठीक है, यानी कि पेपर 1 में पहला पार्ट हो गया आपका हिस्ट्री का, और पार्ट बी जो यूनिट सेकंड की हम बात कर रहे हैं वो किसका है, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा, वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल। अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां भारत के संदर्भ में, विश्व के संबंध में, राजस्थान के संबंध में। एक अगर प्रश्न को ड्राफ्ट करते हैं ना तो उसके सारे एस्पेक्ट अगर हम देखें ना तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी, एक ही बार पढ़ने में सारी चीजों को हम देख लेंगे। ठीक है, कृषि क्षेत्र की बात करें, उद्योग क्षेत्र की या सेवा क्षेत्र की, क्योंकि हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के तीन ही क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो कृषि कितने पर आधारित है, उद्योग क्या आधारित है, सेवा का क्या हाल चल रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान देश था, कृषि पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे हमने कृषि से सीधी छलांग सेवा क्षेत्र पे मार ली है, उद्योग को दरकिनार करते हुए। उद्योग जो क्षेत्र है उस पर कम काम किया और पहले क्षेत्र से सीधे हम तीसरे क्षेत्र पे पहुंच रहे हैं। हमारे आईटी प्रोफेशनल जितने हो गए, आईटी कंपनियां हो गई, या हम कहें तो ये आईटी या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत बहुत बड़ी सेवाएं देता है विदेशों तक को। ठीक है, तो हम धीरे से सीधे तीसरे मुद्दे पे जाए तो ये भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत जोखिम है इसमें, और क्या इनके समाधान हो सकते हैं। एक अच्छे सिविल सर्वेंट के दृष्टि से हमें ये सब चीजें पढ़नी होगी और परीक्षा में अच्छे नंबर। बैंकिंग, तो बैंकिंग में मुद्रा पूर्ति, उच्चाधिकार प्राप्त मुद्रा की अवधारणाएं, केंद्रीय बैंक आरबीआई को अच्छे से पढ़ेंगे, वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका, कार्यप्रणाली, अनिर्जक परिसंपत्तियां, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति, अवधारणा, उद्देश्य और समाधान। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि इनसे सीधे के सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं 2 नंबर में। वित्तीय समावेशन क्या है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समझाइए, 5 नंबर का प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न जो हैं यहां से बनते हैं। ठीक है, लोक वित्त, पब्लिक अकाउंट, भारत में कर सुधार, तो कर सुधार कैसे हुए, भारत में किस प्रकार से कर लगते हैं, प्रत्यक्ष कर लगते हैं, अप्रत्यक्ष कर लगते हैं, तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, जीएसटी क्या है, वस्तु एवं सेवा कर जो जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा नगद हस्तांतरण की बात करें या अन्य संबंधी मुद्दे, या भारत की वर्तमान राजकोषीय नीति, वर्तमान की कैसी क्या चल रही है राजकोषीय नीति, राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार उसको कैसे प्रबंध करती है उसका, तो ये सब चीजें बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के हाल के रुझान, यानी कि विदेशी पूंजी की भूमिका। जो एफडीआई देखते रहते हैं हम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात करते हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वही एफडीआई, निर्यात आयात नीति क्या है, और 12वां वित्त आयोग, गरीबी उन्मूलन और योजनाएं, ये टॉपिक यहां से देंगे। अब नंबर देने वाले क्या है, देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बड़ा मुद्दा है, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात आई, एक देश एक राशन कार्ड, लोक वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सब्सिडी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, और यहीं पर दे दी उन्होंने गरीबी उन्मूलन योजना है, गरीबी को दूर करने का भी मुद्दा है ना, मतलब अंतर्निहित है एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे। तो यहां से ये मुख्य परीक्षा के लिए आयात निर्यात की नीति क्या है, भारत किस चीजों का निर्यात कर रहा है, किन चीजों का आयात कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, क्या इससे भुगतान संतुलन बिगड़ रहा है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ रहा है या कम रहा है, किन देशों के साथ हम किस मुद्रा में व्यापार करने वाले, ये सब चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही 12वें वित्त आयोग का देख लेंगे। इसका जो खंड बी है, खंड ए में तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था की बात हो गई, खंड बी कहता है वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करता है। ठीक है, वैश्विक अर्थ मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी की, वैश्विक आर्थिक मुद्दे, प्रवृत्तियां। अब इसमें देखो, वर्ल्ड बैंक को पढ़ना है आपको, विश्व बैंक को, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा आईएमएफ को पढ़ना है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका यानी कि डब्ल्यूटीओ। अब देखो आईएमएफ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, किस तरह से वो कार्य करता है, भूमिका क्या रही उसकी भारत के परिप्रेक्ष्य में या अन्य देशों के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, उसके उद्देश्य क्या है, वो किस तरह से कार्य करता है, भारत को लेकर उसकी क्या भूमिका है, कितना पैसा देता है भारत को। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की भूमिका, उद्देश्य, ये सब चीजें हमारे 5 नंबर और 10 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। विकासशील, उभरते और विकसित देशों की संकल्पना, वैश्विक परिदृश्य में भारत। ठीक है, अर्थव्यवस्था की हम बात करें, खरीदी आयात के आधार पर, निर्यात के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमें यहाँ पर अध्ययन करना होगा कि वर्तमान में क्या चीजें चल रही हैं, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, जो धीरे धीरे विकसित देश बनते जा रहे हैं, या जो विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं, तो इन सब का हम अध्ययन करेंगे। और इसका जो खंड सा है,
यानी कि यूनिट जो है दूसरी, उसका जो खंडसा है ना भाई साहब, वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था से। यानी कि यूनिट 2 में आपको वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान की इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या, राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि, बागवानी, डेयरी और पशुपालन, इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से सरकारी योजनाएं चल रही हैं, और अभी तक इनके साथ में जो क्या समन्वय चल रहा है विभागों का, ये सब प्रश्न बनेंगे यहाँ से, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि और हाल के रुझान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में समृद्धि, विकास और आयोजन, ठीक है। राजस्थान के सेवा क्षेत्र में वर्तमान में हुए विकास एवं मुद्दे, राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं, उनके उद्देश्य और प्रभाव, राजस्थान के आर्थिक परिवर्तन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। देखो ये चीज जो है ना, आज वर्तमान में अर्थव्यवस्था का एक कहना चाहिए धीरे धीरे बहुत हिस्सा लेता जा रही है। यानी कि पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है, ठीक है, वो बहुत काम कर रहा है। प्राइवेट कंपनियों को किसी चीज का ठेका दे दिया जाता है, वो बनाते हैं, ऑपरेट करते हैं और फिर बाद में सरकार को छोड़ जाते हैं, ठीक है, अपना पैसा निकालने के बाद। तो काम जल्दी हो जाता है। कोई भी कंपनी सोचती है कि अगर पैसा हमको ही लगाना है, अभी सरकार नहीं देगी हमें, ऑपरेट भी हमें करना, तो वो बहुत जल्दी उसको काम करती है और बहुत कम भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर देखने को मिलता है। सरकारी काम रहता है तो वो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, पैसा खत्म हो गया, फिर अगला बजट आएगा, फिर बजट में कम पैसा आया तो काम नहीं चला, तो इस तरह से। तो जो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है, ये एक उभरता हुआ एक सकारात्मक कह सकते हैं हम कि ये अच्छा प्रभाव है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य का जननांकी परिदृश्य और राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है। इसके बाद जो है थर्ड यूनिट है, पहले पेपर की तीसरी यूनिट है भाई साहब, और तीसरी यूनिट में है समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अक्षर। अब यहां पर 3 टॉपिक दिए हुए, ठीक है। हमने देखा हमारी पहली यूनिट थी 75 नंबर की, दूसरी यूनिट थी 65 नंबर की, ठीक है। तो ये कितने का हो गया नंबर पेपर, 140 नंबर का पेपर हो गया। अब जो थर्ड यूनिट है ना, ये थर्ड यूनिट है 60 नंबर की। कितने नंबर की है ये यूनिट, 60 नंबर की। और यहां पर प्रत्येक सेक्शन जो है वो 20-20 नंबर का होता है, ठीक है। सेक्शन ए की बात कर ले, समाजशास्त्र। तो भारत में समाजशास्त्री विचारों का विकास, सामाजिक मूल्य, जाति वर्ग और व्यवसाय, संस्कृतिकरण, वर्ण आश्रम पुरुषार्थ, संस्कार व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मुद्दे एवं सामाजिक समस्याएं, राजस्थान के जनजाति समूह, भील, मीणा एवं गरासिया। ये जो समाजशास्त्र के मुद्दे हैं, यहां से प्रश्न बनेंगे 20 नंबर के, 2, 5, 10 में, ठीक है। तीसरी यूनिट, तो पहला सेक्शन है समाजशास्त्र का। कम समय में अच्छे से ये यूनिट का सेक्शन तैयार किया जा सकता है, ठीक है, विधिवत तरीके से। इसके बाद इसका जो वी पार्ट है, ठीक है, खंड वा जो है वो है मैनेजमेंट का, प्रबंधन का, ठीक है। तो भाई साहब अधिकारी बनोगे, एसडीएम बनोगे, तहसीलदार बनोगे या डीएसपी बनोगे, तो आपको मैनेजमेंट तो आना चाहिए, प्रबंधन तो आना चाहिए, क्योंकि आप लीडर हो और लीडर का काम ही होता है प्रबंधन करना, ठीक है। तो प्रबंधन में क्या है, प्रबंधन के क्षेत्र, अवधारणाएं, कार्य, योजना, आयोजन, स्टाफ, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, निर्णय लेना, अवधारणाएं, प्रक्रिया और तकनीक, ये प्रबंधन के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो यहाँ पर रखे गए, ठीक है। विपणन की आधुनिक अवधारणाएं, विपणन मिश्रण, उत्पाद, मूल्य, स्थान और संबंधन की बात होगी। धन के अधिकतमकरण की अवधारणा एवं उद्देश्य, वित्त के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, छोटी और लंबी अवधि की पूंजी संरचना, पूंजी की लागत, नेतृत्व और प्रेरणा की अवधारणाएं, उसके मुख्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। संचार प्रक्रिया, ठीक है, संचार प्रक्रिया ना नेतृत्व और प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वेस्टर्न थिंकर थे, उन्होंने कहा था कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि संचार जो है वो प्रबंधन का हृदय है, प्रबंधन का दिल है, ठीक है। तो संचार प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, भर्ती, चयन, प्रेरणा, ठीक है, प्रशिक्षण एवं विकास, मूल्यांकन प्रणाली के मूल सिद्धांत, ये सब 20 नंबर में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो तीसरी और सेक्शन सा है, खंड सा है, ठीक है, सी, लेखांकन एवं अंकेक्षण, मतलब ऑडिटर की ऑडिट की बात होगी, ठीक है। और जिस तरह से पैसा आएगा, खर्चा होगा, तो उसके क्या होते हैं, तो वित्तीय वितरण विश्लेषण की तकनीकें, कार्यशील पूंजी प्रबंधन के मूल सिद्धांत, जवाबदेही और सामाजिक लेखांकन, अक्षय अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, आंतरिक नियंत्रण, सामाजिक प्रदर्शन, कार्यकुशलता, अंकेक्षण, विभिन्न प्रकार के बजट, उनके मूल सिद्धांत और बजटीय नियंत्रण। ये है पेपर फर्स्ट जो 200 नंबर का होगा।
पहली यूनिट 75 नंबर की, सेकेंड यूनिट जो है वो 65 नंबर की, और थर्ड जो यूनिट है वो भी 60 नंबर की, जिसमें 20-20 नंबर के 3 सेक्शन है। तो इस तरह से पेपर होगा पहला। अब पहला पेपर जो होगा, ठीक है, अब पहला पेपर होगा तो क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा होगा, कॉपी कैसी आती है राजस्थान पीएससी की, तो मैं पहले आपको एक पेपर दिखा देता हूं कि जीएस 1 का पेपर कैसे आता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला पेपर कैसे आता है भाई। तो भाई देखते हैं हम, ठीक है, कि किस तरह से प्रश्न पत्र की कॉपियां आती हैं। देखो, प्रश्न तो वहीं लिखा आता है, उसके नीचे लाइन दी होती है, हमें उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो देखो, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम देखते हैं कि यूनिट जो 1 है ना, पार्ट ए का, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री का, जनरल स्टडी के फर्स्ट पेपर 1 का, तो ये कितने नंबर का होता है? 75 नंबर का यूनिट 1 से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम से आते हैं। अब प्रश्नों की पैटर्न देख लेते हैं हम कैसे आता है। सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं ना, सभी प्रश्नों के उत्तर दें और निम्नलिखित उत्तरों का जो है वो 15-15 शब्दों में। अधिकतम शब्द सीमा क्या है? 15 शब्द की है। और अंक कितने मिलने वाले हैं आपको? 2 अंक। किस तरह से पैटर्न होता है पेपर का? देखो, तो ये एक क्वेश्चन बना है कि राजस्थान की त्याग प्रथा को परिभाषित कीजिए। इसके बाद जगह छोड़ दिए, ठीक है, जगह छोड़ दिए कि आप 3 से 4 लाइन में इसका आंसर लिख दीजिए। शब्द अधिकतम 15 हो सकते हैं आपके। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी तरह से जो है, पहले आते हैं क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले, फिर यहां से प्रश्न शुरू हो जाते हैं कितने? 5 नंबर वाले। ठीक है, और 5 नंबर के लिए जो अधिकतम शब्द सीमा रहती है वो 50 शब्द रहती है, कि 50-50 शब्द की टिप्पणी जो होती है वो 5 नंबर के लिए पर्याप्त रहती है। ठीक है, तो ये बी सेक्शन। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक नाटकों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। गंधार एवं मथुरा कला शैलियों के आधारभूत अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखो, हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस पे चर्चा कर रहे थे ना, कलाओं के क्षेत्र में, मंदिर निर्माण की कला की बात हो या मूर्ति निर्माण की कला की बात हो या भवनों की, किलों के निर्माण की बात हो, तो कला प्रारूपों को हमको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर के प्रश्न इस तरह के आते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि 10 नंबर का प्रश्न किस तरह से आता है। ठीक है, तो ये देखो भाई, सेक्शन सी की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये है यहाँ पर 10 अंक वाले, और शब्द सीमा है 100 शब्दों की। अंक कितने होंगे? 10 अंक होंगे प्रत्येक प्रश्न का। अब प्रत्येक प्रश्न का जो लिखने के लिए कितना जगह मिलता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में राजनीति जागरण के कारणों का विस्तार से वर्णन करना है। कारण तो बताना है पहले हमें, पहले हम बताएं कि जागरण क्या है, फिर कारण, और उन कारणों का विस्तार से वर्णन। अगर कोई बात हुई तो उस क्यों हुई, ऐसा करके हमें पूछना। तो देखो, यहां से पूरा प्रश्न जो पूरा का पूरा एक पेज जो है वो इसके लिए जगह देता है। मतलब पूरा एक पेज में आप पूरा आंसर लिख सकते हो 10 नंबर के लिए 100 शब्दों में। दूसरा प्रश्न, मुगल चित्रकला पर विस्तृत लेख लिखिए भाई साहब। ठीक है, पूरा चित्रकला के ही बारे में बता देना, मुगल काल। तो अब जब हम चित्रकला को शुरू करेंगे तो बाबर के समय, हुमायूं के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय या औरंगजेब के समय कौन कौन से चित्रकार रहे। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो उस समय की सबसे ज्यादा किसके काल में चित्रकला का विकास हुआ, कौन कौन से चित्रकार, उनके चित्र कौन से थे, किस शैली के चित्र बनाते थे, तो इन सब का हमें पूरा विस्तार पूर्वक एक लिख देना 10 नंबर में। ठीक है, तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लाइन मिली आपको एक पेज में, और शब्द सीमा 100 शब्द, यानी कि 20 लाइनों के अंतर्गत ही 20 पंक्तियों में ही आपको उत्तर को समाप्त कर देना है, क्योंकि इसके बाद आप लिख ही नहीं पाओगे। अगला प्रश्न शुरू हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न से 1955 में बंगाल विभाजन क्यों हुआ, इसके परिणामों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो ये भी 10 नंबर वाला प्रश्न है। तो इस तरह से पार्ट ए और पार्ट बी जो सेक्शन है उनमें प्रश्नों को पूछा जाता है। देखो, हम अभी बात कर रहे थे यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन के उद्भव के कारणों का परीक्षण करना है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रश्न पत्र आता है। यूनिट 2 की बात करें तो ये 65 मार्क्स की हमने चर्चा कर लिया। इसी तरह से पूरा पेपर होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस में। अब हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के प्रश्न पत्र दूसरे की। ठीक है, यानी कि सेकंड पेपर जो है जनरल स्टडी का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वैसा ही होगा, 75 65 और 60 नंबर की यूनिट के साथ में अलग अलग सेक्शन अलग अलग बटा रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र नंबर 2 है, और इसकी जो पहली यूनिट है वो है प्रशासकीय नीति शास्त्र, यानी कि एथिक्स की तो बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो एथिक्स है, जो प्रशासकीय एथिक्स है, नैतिक शास्त्र है, उसकी बात है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य।
महापुरुषों, समाज सुधारकों, प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा, परिवार, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं का मानवीय मूल्यों के पोषण में योगदान। एक व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक अधिकारी का चरित्र कैसा होना चाहिए, उसके नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए कि जब वो प्रशासन में जाए तो बहुत अच्छे तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को चला सके, वहां वो भाई भतीजावाद को ना चल सके, वो अपने मतलब उसका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अधिकतम से अधिकतम जनता का कल्याण। तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि परिवार से जुड़े हुए मुद्दे आ जाते हैं, नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो जब हम ये वाले टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ से ही हम एक अच्छे नागरिक के रूप में बनते जाते हैं, एक चरित्र का निर्माण होता है यदि पढ़ने के बाद इन चीजों को हम अंगीकृत कर लेते हैं तो। ठीक है, नैतिक संप्रत्यय, रित एवं ऋण, कर्तव्य की अवधारणा, शुभ एवं सद्गुण क्या होते हैं, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका, वो ही हम बात कर रहे हैं। प्रशासकों का आचरण कैसा होना चाहिए, मूल्य एवं राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, सत्यनिष्ठा क्या है, ईमानदारी क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, क्यों एक अच्छे अधिकारी को सत्यनिष्ठ होना चाहिए, केवल ईमानदार नहीं होना चाहिए। तो इन सभी बातों को मेंस की परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम अच्छे से भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में भूमिका, ठीक है, गांधी का नीति शास्त्र, भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतकों दार्शनिकों का योगदान, अगर यहाँ पे हम बात करें तो राजा राम मोहन राय की बात कर लें, दयानंद सरस्वती जी की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, गांधी अंबेडकर के कुछ विचारों को नीति शास्त्र में ले सकते हैं हम। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी का ले सकते हैं, हम नेहरू जी का ले सकते हैं दर्शन। ठीक है, तो जो नैतिक मूल्यों के लिए काम किए जिन सुधारकों ने, जिन चिंतकों ने, तो उनका तनाव प्रबंधन क्या होता है, उपरोक्त विषयों पर आधारित केस स्टडी भी आती है इसमें। ठीक है, कोई केस दे दिया जाता है, उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आपको सॉल्व करने होते हैं। संवेगात्मक वृद्धि, अवधारणाएं और उनकी उपयोगिताएं, ये हमारे इथिक्स के पहले वाले यूनिट में सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसकी यूनिट है सेकंड, पेपर दूसरे की जो यूनिट सेकंड है वो है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। भाई साहब, विज्ञान और तकनीकी का जो रोल है ना, वो धीरे धीरे किसी भी राज्य की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो तो उसमें बढ़ता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे साइंस तरक्की कर रहा है तो ये साइंस तरक्की होकर हमारे सिलेबस में भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, नैनो तकनीकी की, उसकी संकल्पना क्या है, उसके अनुप्रयोग और भारत में नैनो मिशन क्या है। ठीक है, नाभिकीय तकनीकी की बात करेंगे, आधारभूत संकल्पना, रेडियो एक्टिव तरंग, उसके अनुप्रयोगों के बारे में, विभिन्न प्रकार के नाभिकीय रिएक्टरों के बारे में, असैन्य और सैन्य उपयोग क्या होता है, भारत में नाभिकीय तकनीकी का विकास के लिए संस्थागत संरचना क्या हुई। भारत में जिस तरह से परमाणु केंद्र बनाए गए, रावत भाटा की बात करें हम, तारापुर की बात करें, नरोरा की बात करें या कलपक्कम की बात करें, अप्सरा की बात करें, तो ये नाभिकीय रिएक्टर बनाए गए, किस संरचना पर बनाए गए, किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, इन पे श्रृंखला अभिक्रिया होती है, तो उसमें क्या लगते हैं, शीतलक क्या होते हैं, मंदक क्या होते हैं। ठीक है, उनके उपयोग क्या है, किस तकनीक पर काम करते हैं, ये सब मुख्य परीक्षा की विषय वस्तु है। ठीक है, दूर संचार, आधारभूत संकल्पना, आमजन के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए दूर संचार का अनुप्रयोग, भारतीय दूरसंचार उद्योग, संक्षिप्त इतिहास सहित भारतीय दूरसंचार की नीति तथा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के बारे में, क्योंकि देख रहे हैं हम 3G 4G और अब 5G आ गया तो ट्राई की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ गई। बहुत सारी कंपनियां मुफ्त दे रही हैं तो मुफ्त नहीं देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए जो ट्राई काम करती है तो उसके बारे में, उसकी संरचना के बारे में हम देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगें, संचार व्यवस्था, कंप्यूटर के आधारभूत तत्व, प्रशासन में सूचना तकनीकी, ई गवर्नेंस, ई वाणिज्य यानी कि ई कॉमर्स का उपयोग। देखो, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स दोनों ही वर्तमान में एक बेहतर टेक्नोलॉजी है सरकार की सीधी नागरिक तक पहुंच बनाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, पूरे कामों की पारदर्शिता के लिए सुनिश्चित करने के लिए ई गवर्नेंस का होना आवश्यक है। ठीक है, बहुत सारी टेंडर जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होने लगी है, सरकार की योजना कोई बनती है ऑनलाइन माध्यम से जनता तक तुरंत उसी दिन पहुंच जाती है। ठीक है, तो सूचना तंत्र है ये पूरा मजबूत। तो ई गवर्नेंस, ई वाणिज्य के उपयोग, भारत में इनका क्या लेना देना है वो सब। रक्षा, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के संदर्भ में मिसाइल के प्रकार, विभिन्न रासायनिक और जैविक हथियारों के बारे में, डीआरडीओ की विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका, क्योंकि डीआरडीओ ही हमारे यहाँ देखा गया है कि रक्षा संसाधनों को तैयार करता है, रक्षा प्रौद्योगिकी में काम करता है। ठीक है, इसके बाद द्रव्य की अवस्थाएं, कार्बन के अपरूपक,
पीएच मापक्रम तथा पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, तो ये विज्ञान से संबंधित जुड़े हुए मामले हैं। तो ये है यूनिट सेकंड। ठीक है, इसमें और चीजें क्या है, संरक्षण तथा उसका निवारण, उत्प्रेरक एंजाइम्स क्या होते हैं, साबुन और अपमार्जक, साबुन की शोधन प्रक्रिया, ये पूरा का पूरा दिया गया है हमारे यूनिट में। ठीक है, इसके साथ ही इसमें और क्या है, तो भाई साहब इसमें केमिस्ट्री भी, रसायन भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगले चैप्टर जो है वो बहुलक और उनके उपयोग। फिर इसके बाद बायो शुरू हो गई इसी यूनिट में। तो मानव के पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन के काम, समन्वय एवं जनन तंत्रों की सामान्य जानकारी, यानी कि पूरा का पूरा आपको मानव शरीर पढ़ना है, हृदय को पढ़ना है, रक्त को पढ़ना है, ठीक है, धमनियों को पढ़ना है, सिराओं को पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको मस्तिष्क को पढ़ना है, ठीक है, पूरी कंकाल तंत्रिकाओं को, नर्वस सिस्टम को पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र को, ठीक है, उसके श्वसन की प्रक्रिया, परिसंचरण की, उत्सर्जन की प्रक्रिया को पढ़ना है आपको, खाना कैसे पचता है, ठीक है, मलमूत्र अपशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर जाते हैं, जनन तंत्रों की बात करेंगे हम, ठीक है, महिला जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पढ़नी। बायोटेक्नोलॉजी की बात है यहाँ पर, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, उससे संबंधित नीति परक और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मुद्दे, यानी कि ट्रिम्स और ट्रिप्स जैसी जो संस्थाएं हैं जो बौद्धिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करती हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ठीक है, संतुलित एवं असंतुलित भोजन, कुपोषण, मादक पदार्थ, रक्त समूह, रोध क्षमता, रक्ताधन, प्रतिरक्षीकरण एवं टीकाकरण की सामान्य जानकारी। जब मानव शरीर और उससे जुड़ी हुई बीमारियों की बात आती है तो टीकाकरण, वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक होता है बहुत सारी बीमारियों के लिए, कि भैया कुछ संक्रामक बीमारियां हैं, कुछ गैर संक्रामक, तो ऐसे कुछ बीमारी टीकाकरण करने के बाद कुछ बीमारियों की पहले ही रोकथाम कर दो कि वो आ ही ना पाए। ठीक है, तो इस तरह के काम, उनकी चीजें क्या है, भारत में किस तरह से बढ़ रही हैं। मानव रोग, संचरणीय और असंचरणीय रोग, तीव्र और चिरकालीन रोग, संक्रामक अनुवांशिक रोग, जीवन शैली से उत्पन्न रोगों के कारण और निवारण, पूरी तरह से बीमारियों की बात करेंगे हम, बैक्टीरिया आधारित, वायरस आधारित, प्रोटोजोआ आधारित, ठीक है, इन बीमारियों को पढ़ेंगे। फिर है जल प्रबंधन वाला, जल की गुणवत्ता और जल शोधन, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपक्रम, बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई साहब। राजस्थान राज्य में, चूंकि राजस्थान की पीएससी है, तो राजस्थान राज्य में स्वास्थ्य परक उपक्रम क्या है, किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ढांचा है, ठीक है। और कोरोना काल में तो बहुत सारी चीजें जो हैं जग जाहिर हो गई हैं सभी राज्यों की। तो विज्ञान, टेक्नोलॉजी एवं भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान मुख्य परीक्षा में आपके सिलेबस में है इसी यूनिट के तहत, ठीक है। इसके साथ अगर और देखें हम तो क्या है, वातावरण पर्यावरण की बात हो गई, संगठक, मूलभूत पोषण चक्र, नाइट्रोजन, कार्बन और जल चक्र। तीन चक्र तो हम हमेशा ही पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन और जल चक्र को तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन के साथ ही ये पढ़ लेंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन वाला जो चैप्टर था ना, हमने प्रीलिम्स परीक्षा में भी उसकी चर्चा कर ली थी और देखा था कि वहां पर भी उन्होंने जलवायु से संबंधित मुद्दे दिए थे, पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है। तो वातावरणीय प्रदूषण, निम्नीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण को अच्छे से पढ़ना। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में क्या पढ़ना है हमको, जैव विविधता और उसका संरक्षण, ठीक है। राजस्थान राज्य की पारंपरिक प्रणालियों के विशेष संदर्भ में जल संरक्षण, कि किस प्रकार से राजस्थान में जल संरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में अधिकांश इलाका हमें पता है कि मरुस्थली है, ठीक है, तो रेगिस्तान से घिरा हुआ है, ठीक है। तो किस प्रकार से यहाँ जल संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियां अपनाई जाती हैं। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, डेयरी और पशुपालन, ये वाली यूनिट जो है ना प्री परीक्षा में भी दी गई है। तो एक बार इस तरह से पढ़ेंगे हम कि प्री और मेंस दोनों अच्छे तरीके से हमारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो पेपर सेकंड में अगर हम बात करें यूनिट थर्ड की, पहली यूनिट क्या हो गई थी भैया साहब, हमारी जो प्रशासकीय नीति शास्त्र थी उसकी बात हो गई। सेकंड यूनिट में पूरा विज्ञान दे दिया, और इसमें जो थर्ड यूनिट है, पेपर सेकंड की जो थर्ड यूनिट है वो है पृथ्वी विज्ञान, भूगोल और भूविज्ञान, और इसमें भी खंड आ बा सा दी है, ठीक है। एक है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और फिर राजस्थान का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें और हिमनद। कुछ भी नया नहीं है, बस हिमनद जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है। ये प्री की परीक्षा की सिलेबस में भी दिया हुआ है, मेंस में भी दिया हुआ है। भूकंप, ज्वालामुखी, प्रकार, वितरण और उनका प्रभाव। अब देखो भूकंप और ज्वालामुखी जो है ना,
यहां से आसानी से ये निकल जाता है कि 2 नंबर में क्या प्रश्न आएगा, 5 नंबर में क्या आएगा और 10 नंबर में क्या आएगा। भूकंप की परिभाषा 2 नंबर में बनती है, भूकंप के कारण 5 नंबर बनते हैं, भूकंप के कारण प्रकार और उसका उपाय क्या है, ये 10 नंबर का प्रश्न बन जाता है। ज्वालामुखी में भी यही चीजें हैं, ठीक है, कि जो उसकी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है वो 2 नंबर के प्रश्न में आ जाती है, ठीक है। पृथ्वी और भूवैज्ञानिक समय सारणी, समसामयिक भू राजनीतिक समस्याएं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएगा, ठीक है। इसके बाद भारत के भूगोल में देखें तो वही प्रमुख भौतिक पर्वत, पठार, मैदान, झीलें या हिमनद, ठीक है। भारत के प्रमुख भू आकृतिकी प्रदेश, ठीक है, हम वही पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नर्मदा गंगा, गंगा यमुना का मैदान की बात करें या प्रायद्वीपीय पठार की बात करें या हम द्वीपीय समूह की बात करें, ठीक है, हिमालयी प्रदेश की बात करें, जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, ऋतुओं के अनुसार जलवायु दशाएं, वर्षा का वितरण और जलवायु प्रदेश, ये हैं आपके मुख्य परीक्षा के टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधनों में 2 सब टॉपिक दिए, जल, वन, मृदा संसाधन। सेल एवं खनिज, प्रकार और उनके उपयोग, कौन कौन से जो खनिज हैं उनको उत्पादन कहाँ होता है, अधिकतम भंडारण कहाँ है, उनका किस चीज में उपयोग किया जाता है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। प्रीलिम्स परीक्षा के सिलेबस को डिस्कस कर रहा था तो मैंने वहां पर भी बताया था ये चीज कि भाई साहब जनसंख्या में खोल के दिए मुद्दे कि लिंगानुपात को पढ़िए, घनत्व को पढ़िए, जनसंख्या वृद्धि को पढ़िए, ठीक है, और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बीच में तुलनात्मक आंकड़े लेके आइए। तो ये सब हमको इसमें इस यूनिट के तहत पढ़ना है, 3rd यूनिट में सेक्शन वाइज पढ़ना है, ठीक है। इसका सेक्शन सी या कहें तो खंड सा जो राजस्थान के भूगोल से संबंधित है, यानी कि पेपर जो सेकंड है उसकी जो अगली यूनिट है, ठीक है, वो पूरी की पूरी क्या है, भूगोल पर आधारित है और उसमें वर्ल्ड भूगोल की, विश्व के भूगोल की बात है, इंडियन भूगोल की बात है और राजस्थान के भूगोल की बात। तो प्रमुख भौतिक भू आकृति, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झीलें, कुछ भी नया नहीं है, सेम चीजें पूछी गई हैं। प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, पशुपालन, जंगली जीव जंतु, उनका संरक्षण, कृषि, प्रमुख फसलें, खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन 2 प्रकार के, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, तो उनका प्रकार, वितरण, उनका भौतिक औद्योगिक उपयोग दोनों के लिए, ठीक है। ऊर्जा संसाधन, तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात की गई है। जनसंख्या की बात की गई है और जनजातियों की, तो राजस्थान में जो जनसंख्या के में जनजातियों का प्रतिशत है या उनके त्योहार हैं, उनकी कोई संस्कृति है, कोई कला के परिदृश्य को रखते हैं महत्वपूर्ण तरीके से, तो इन सब का हमें अध्ययन करना है इस यूनिट के तहत, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस यूनिट से ये आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 3rd की, ठीक है। पेपर तो हमने एक देख लिया है, अब पेपर सारे वैसे ही आएंगे, 2 नंबर के, 5 नंबर के, 11, तो हम सिलेबस पे ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको पेपर चाहिए ना तो आप बढ़िया राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, वहां पे आपको पिछले वर्षों में जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पेपर हुए हैं वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आधार मान के चलिए उसी तरह से आपके प्रश्न आएंगे। पेपर 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारा 3rd पेपर है उसमें क्या है, तो उसको भी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का नाम दिया गया। इसमें जो यूनिट 1 है ना वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति और समसामयिक मामले, ये यूनिट 1 की हेडिंग है। तो भारतीय संविधान, उसका निर्माण, विशेषताएं, संशोधन और मूल ढांचा क्या है, ये है पहले यूनिट का पहला टॉपिक, ठीक है। वैचारिक सत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य। संस्थात्मक ढांचा, तो संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद। संस्थागत ढांचे में और देखें तो संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता की बात करिए, मतलब पूरी राजनीतिक व्यवस्था में शासन प्रशासन की बात की गई है। संस्थात्मक ढांचे में तीसरा जो चैप्टर दिया है वो है भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की बात की गई है, ठीक है। फिर इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यानी कि प्रमुख संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर है राजनीतिक ज्ञात्मकताएं, ठीक है, तो उसमें क्या है, भारतीय राजनीति में जाति की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, वर्ग की व्यवस्था, निर्जातीय समूहों की व्यवस्था, भाषा एवं लिंग की भूमिका, राजनीतिक दल क्या होते हैं, मतदान व्यवहार क्या होता है, नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन क्या होते हैं, राष्ट्रीय अखंडता क्या होती है, उसकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे क्या हैं, सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्रों की बात होती है।
आंतरिक सुरक्षा के मामलों में अगर नक्सलवाद, आतंकवाद को देखा जाए तो बाह्य सुरक्षा में भी आतंकवाद की घटनाओं को देखें, बाह्य सुरक्षा में साइबर अटैक को देख सकते हैं हम, ठीक है। और मतदान व्यवहार किस प्रकार से देखा जाता है राजनीतिक समूह में, तो ये थोड़ा सा सैद्धांतिक वाला मामला है, थ्योरेटिकल वाला मामला है कि मतदान व्यवहार क्या परिवर्तन कर देता है, ठीक है। दबाव समूह क्या होते हैं, धर्म कहाँ तक राजनीति में घुसा हुआ है। तो हम देखते ही हैं कि भारत में अगर धर्म राजनीति, जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान होने लगता है, ठीक है। अन्य दूसरे राज्यों में अगर कोई दूसरे संप्रदाय हैं तो वहाँ उनकी बात होने लगती है, उसमें भी जाति बाई जाति होने लगती है। उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो जातियों पे खेल हो जाता है पूरा, ब्राह्मण ब्राह्मण अलग, यादव यादव अलग, ठीक है, हरिजन लोग अलग, तो एक अलग ही सिनेरियो बन जाता है। तो भारत में तो जाति धर्म ये सब चीजें राजनीति में कूट कूट कर अंदर तक प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। तो उन्हीं सब चीजों को हम अपनी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इस यूनिट के तहत पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में जुड़ा हुआ है राजस्थान का राजस्थान की राजनीति भी। तो राजस्थान राज्य की राजनीति पढ़ेंगे तो दलीय प्रणाली, राजनीतिक जननांकी, राजस्थान के राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, पंचायती और नगरीय प्रशासन स्वास्थ्य, ठीक है। ये हम राजस्थान से जुड़े हुए राजनीतिक व्यवस्था के अंगों को देखेंगे। इसके बाद इसी यूनिट में है शीत उत्तरोत्तर के दौरान में उदयमान विश्व व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध, संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं पर्यावरणीय मुद्दे। मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में इन सब चीजों को पढ़ेंगे। भारत की विदेश नीति, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो भारत की विदेश नीति देखेंगे, उसका विकास कैसे हुआ, निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस एवं यूरोपीय संघ के साथ भारत के कैसे संबंध हैं, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, G20, G77, सार्क में भारत की भूमिका, प्रमुख प्रमुख जो संगठन बनाए गए बाद में, उसमें भारत की भूमिका का हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। आलोचनात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है, समीक्षात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है, तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है, ठीक है। तो सभी प्रकार की चीजों को हम यहां से पढ़ेंगे। दक्षिण एशिया के साथ, तो दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक एवं रणनीतिक विकास तथा उनका भारत पर प्रभाव, आसियान की बात करते हैं हम या संघाई समूह की बात करते हैं, तो ये छोटे छोटे जो संगठन बनाए गए उसमें भारत किस तरह से भूमिका निभा रहा है या भारत की भूमिका का मूल्यांकन, ठीक है, जो प्रमुख देशों के साथ है। समसामयिक मामले, राजस्थान एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की समसामयिक घटनाक्रम, व्यक्तित्व, स्थान, खेलकूद से जुड़ी हाल की गतिविधियां, यानी कि करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे भी मुख्य परीक्षा के सिलेबस में रखे गए हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, खेलकूद की गतिविधियां या कोई बड़ी प्रतियोगिता हुई, कोई शिखर सम्मेलन हुआ, तो इन सब के बारे में यहां से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट में ये चीजें सम्मिलित की गई इस सेक्शन के तहत। अब इसकी जो यूनिट सेकंड है पेपर थर्ड की, ठीक है, वो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे और गत्यात्मकता, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस किस यूनिट में दिया गया है, आपका यूनिट सेकंड में दिया गया है। तो अब इसमें टॉपिक क्या, प्रशासन एवं प्रबंध, अर्थ, प्रकृति, महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन के सिद्धांत। क्योंकि भाई साहब लोक प्रशासन को समझे बगैर, लोक प्रशासन को जाने बगैर आप प्रशासन कैसे चलाओगे। आप SDM बन जाओगे कल को, तो क्या अंग होते हैं, क्या अनिवार्य अंग होते हैं, एक सिविल सेवक को किस तरह की व्यवहार करना चाहिए, उसका आचरण क्या होना चाहिए, ये सब चीजें लोक प्रशासन के तहत हम सीख जाते हैं। अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, वैधता, उत्तरदायित्व और प्रत्योजन, संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता, प्रबंधन के कार्य, निगमित शासन और सामाजिक उत्तरदायित्व, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन। तो ये जो टॉपिक हैं पूरे के पूरे आपके लोक प्रशासन से संबंधित हैं, ठीक है। लोक सेवा के आधारभूत मूल्य, अभिवृत्ति, लोक सेवा, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैरपक्ष, धारता, समर्पण, सामान्य विषयक संबंध, विशेष संबंध, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो हैं वो यूनिट सेकंड में आते हैं। प्रशासन पर विधायी एवं न्यायिक नियंत्रण, तो विधायी और न्यायिक नियंत्रण की विभिन्न विभिन्न पद्धतियां और तकनीक, कैसे प्रशासन पे विधायी और राजनीतिक नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान के प्रशासन की बात करेंगे, ठीक है। तो राजस्थान के प्रशासन के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो राजस्थान का सचिवालय है आपका, ठीक है, राजस्थान का प्रशासकीय ढांचे में देखें तो प्रशासनिक संस्कृति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव,
इन सबको अच्छे से अध्ययन करेंगे। जिला प्रशासन में संगठन, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक की भूमिका, उपखंड, तहसील और प्रशासन। प्रशासनिक विकास में देखेंगे उसका अर्थ, क्षेत्र और विशेषताएं। प्रशासन का अर्थ क्या होता है, कौन कौन से क्षेत्र में प्रशासन होता है, ठीक है, और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। फिर हम राज्य के कुछ अनिवार्य जो संगठन है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय उनको, तो राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकायुक्त की बात करेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा अधिनियम 2011 को पढ़ेंगे इस यूनिट के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें हमारी थर्ड यूनिट की, ठीक है। पेपर की थर्ड यूनिट हमसे क्या कहती है। थर्ड यूनिट में क्या है, खेल एवं योग एवं व्यवहार विधि। इसमें भी सेक्शन बना दिए गए हैं। थर्ड यूनिट में 20-20 नंबर के 3 सेक्शन मिलेंगे आपको। फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है वो 75 और 65 नंबर की मिलेगी, और थर्ड यूनिट जो है वो आपको 60 नंबर की मिलेगी, ठीक है। 60 नंबर की मिलेगी जिसमें 20-20 नंबर के सेक्शन। तो पहला है खेल एवं योग। तो भारत में खेलों की नीतियां, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, अर्जुन, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी, है ना, महाराणा प्रताप पुरस्कार, यानी कि राज्य के पुरस्कार और केंद्र सरकार के पुरस्कार यहां से आपसे पूछे जाएंगे। सकारात्मक जीवन पद्धतियां, योग, भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी, खेलों में प्राथमिक उपचार, भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक में भागीदारी और पैरालंपिक खेल। ओलंपिक तो चल ही रहे हैं भाई साहब, तो ओलंपिक को अच्छे से पढ़िए आप कि प्राचीन का मतलब प्रारंभ से लेके अभी तक वर्तमान तक ओलंपिक में भारत का क्या योगदान रहा, भारत ने कौन कौन से पदक जीते, कितने खिलाड़ी गए और क्या हमारी उपलब्धियां रही, ये सब चीजें इस यूनिट के तहत पूछी जाएंगी। मतलब खेल और योग की एक यूनिट हो गई, ठीक है। फिर हम बात करें इसके सेक्शन बी की, यानी कि खंड बी की इस यूनिट में, वो है व्यवहार। तो बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, सांस्कृतिक बुद्धि और हार्वर्ड गार्डनर का जो विविध बुद्धि सिद्धांत है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमें सूचना लेनी चाहिए भाई, फिर उसमें मूल्यांकन करना चाहिए, फिर परिवर्तन आता है, फिर लेन देन की बात होती है, तो बहुत सारे मॉडल इस पे चलते हैं। व्यक्तित्व, मनोविश्लेषण सिद्धांत, शील गुण का प्रकार सिद्धांत, व्यक्तित्व निर्धारण के कारक और व्यक्तित्व मापन विधियां। अधिगम्य, अभिप्रेरणा क्या होती है, अधिगम्य की शैलियां, स्मृति के मॉडल, विस्मृति के कारण, अभिप्रेरणा के वर्गीकरण, प्रकार, कार्य, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और अभिप्रेरणा का मापन। यानी कि मोटिवेशन क्या है, किस तरह से मिलता है हमें, आंतरिक मोटिवेशन ज्यादा देर तक रहता है इंटरनल कि एक्सटर्नल रहता है, मतलब वही कि प्रेरणा जो है ना वो किसी व्यक्ति को देख के आपको कितनी देर तक आपको किसी कार्य को करने के लिए लालायित करती है, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा अच्छी है कि बाह्य अभिप्रेरणा अच्छी है, तो ये सब हम यहाँ से पढ़ते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करना, तनाव, प्रकृति, प्रकार, कारण, लक्षण, प्रभाव, तनाव प्रबंधन और सकारात्मक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन। बहुत आवश्यक है तनाव। जब अधिकारी काम कर रहा होता है और अचानक से राजनीतिक दबाव आ जाता है तो अधिकारी तनाव में आ जाता है। अधिकारी कोई काम कर रहा है, रिश्तेदार का फोन आ गया कि ऐसा काम करा देना, वो अवैध तरीके से काम कराने के लिए कहता है, तो वह अधिकारी तनाव में आ गया। तो किस तरह से उसका प्रबंधन किया जाए, कैसे उसको रोका जाए, तो इन सब के बारे में हम यहाँ मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ लेते हैं। और ये पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, हमें एक अच्छा अधिकारी बनना है, ठीक है। और चूंकि हम जब लोक सेवक बनेंगे तो इन सब चीजों का सामना हमें करना है। तो ये पढ़ाई जो है ना वो केवल परीक्षा में लिखने तक सीमित नहीं रहती, ये हमारे जीवन चरित्र में समाहित करने के लिए, अंगीकृत करने के लिए होती है। तो जो विद्यार्थी इस तरह से इसको समाहित कर लेते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। एक तो वो परीक्षा पास कर जाते हैं भाई साहब, एसडीएम बन जाते हैं, ऊपर से उनके अंतर्गत एक अच्छे लोक सेवक के गुण भी आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन सी, खंड बीसी, विधि, कानून की बात है। तो विधि की अवधारणा क्या होती है, स्वामित्व एवं कब्जा, व्यक्तिगत दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्य, वर्तमान विधिक मुद्दे। तो इसमें क्या है, सूचना का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी विधि, साइबर अपराध, उसकी अवधारणाएं क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रत्याशाएं क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार, वही ट्रिप्स की बात करेंगे हम, अवधारणा, प्रकार और उसके उद्योग, स्त्रियों एवं बालकों के विरुद्ध अपराध, तो उसमें घरेलू हिंसा आ गई, तो कार्यस्थल की हिंसा आ गई, यौन उत्पीड़न, ठीक है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम आ गया 2012, बाल श्रमिकों से संबंधित कानून आ गए। अब राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि जो विधियां हैं उनके बारे में दो, एक तो भू राजस्व संहिता 1956 और दूसरी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो हो सकता है प्रश्न पत्र में ये देखने को मिले। तो ये यूनिट हो गई हमारी, ठीक है, विधि की। तो ये तीसरा पेपर हमारा हो गया, ठीक है। और इस पेपर में भी वही था, प्रश्न पत्र जो है वो 2, 5 और
10 नंबर में आने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न पत्र नंबर हमारे चौथे पर। ठीक है, चौथा प्रश्न पत्र क्या कहता है, सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी की बात। तो यहाँ दो चीज है, देखो कोई भी यूनिट ना जो है 75 नंबर से ज्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दो यूनिट हैं भाई साहब, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। तो सामान्य हिंदी जो है वो 120 नंबर की आएगी, ठीक है, और अंग्रेजी आएगी 80 नंबर की। ठीक है, तो भाई साहब देख लेते हैं अब हिंदी में कुछ यूनिट को इनने कैसे बांट दिया है। तो भाग 1 दिया है इन्होंने, ठीक है, हिंदी में भाग 1 दिया है 50 अंकों का। संधि, संधि विच्छेद बोलेगा, उपसर्ग, प्रत्यय के बारे में, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, भिन्नार्थक, ठीक है, शब्द युग्म का अर्थ भेद, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, शुद्ध शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावत और पारिभाषिक शब्दावली। ये पूरा का पूरा व्याकरण जो खंड है वो आपका 50 अंकों का है, किसमें, भाग ए में। ठीक है, ठीक है, समझ गए। भाग बी देख लेते हैं, भाग बी में क्या है, भाग बी भी 50 अंकों का है भाई साहब। 50 अंकों के भाग बी में क्या है, तो संक्षिप्तीकरण है, पल्लवन है, पत्र लेखन है, प्रारूप लेखन है और अनुवाद है। ये आपका जो व्याकरण का साहित्यिक वाला पोर्शन है, इसमें आपसे पूछा जाएगा संक्षिप्तीकरण। तो गद्यांश का उचित शीर्षक देना है, 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण करना है, फिर एक लाइन लिखी होगी किसी पंक्ति सूक्ति में तो उसका हमको भाव विस्तार करना है, पल्लवन करना है। पत्र लेखन, तो कार्यालयीन पत्र, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, किसी भी प्रकार का पत्र आपसे पूछा जा सकता है। प्रारूप लेखन, तो अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, इस तरह के आदेश कोई जारी करने तो वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अनुवाद, तो अनुवाद देखो यहाँ अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना, शब्द सीमा होती है लगभग 75। ठीक है, ये हो गया हमारा खंड बा। खंड सा में आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा भाई साहब, किसी समसामयिक एवं अन्य विषय पर निबंध लेखन, शब्द सीमा लगभग 250 शब्द और अंक कितने होंगे, 20। तो 120 नंबर की हो गई हमारी हिंदी। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी इंग्लिश। तो इंग्लिश कितने नंबर की है, 80 नंबर की है। कितने नंबर की है भाई साहब, 80 नंबर की है हमारी इंग्लिश। ठीक है, तो 80 नंबर में क्या है, तो इसमें भी पार्ट ए बी सी करके दिया है। तो ए पार्ट ए जो है वो 20 अंकों का आने वाला है। ठीक है, तो इसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशन है, टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, मॉडल्स हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे, नरेशन के क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वर्ब आएगी, इडियम्स पूछे जाएंगे आपसे, वन वर्ड सब्सटेंस पूछे जाएंगे, है ना, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड पूछे जाएंगे। तो ये जो यूनिट है वो कितने अंक की है, 20 अंक का है, पार्ट ए। ठीक है, तो पार्ट ए में ये है, मतलब ग्रामर, हिंदी की बात करें या अंग्रेजी की बात करें, आएगा क्या, ग्रामर आएगी। पार्ट बी, ठीक है, इसका पार्ट बी जो है वो है 30 नंबर का। ठीक है, तो पार्ट बी में क्या है, वही है, कंपैरिजंस ऑफ अनसीन पैसेज है, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड पैसेज है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिए रहेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन है, 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, और फिर है आपका राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग शॉर्ट पैसेज है, ठीक है, 150 से 200 शब्दों तक लिखनी है आपको। तो ये आपका पार्ट बी जो है वो 30 अंक का है। फिर पार्ट सी है तो वो भी 30 अंक का है। ठीक है, इसमें लेटर राइटिंग है और कंपोजिशन है, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग है और उसके बाद में आपका एक लेटर राइटिंग है। तो इस तरह से जो पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है, ठीक है, वो पूरा कितना 800 अंकों का है। यानी कि प्रत्येक पेपर जो होने वाला है वो कितने अंकों का होने वाला है भाई साहब, तो हमने देखा कि हमारा जो पेपर होने वाला है, यानी कि जो 4 पेपर होने वाले हैं 200-200 अंक के हैं और सबके लिए समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का मिलेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस समझ आ गया होगा। ठीक है, सिलेबस के साथ में पेपर का पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। हमने एक प्रश्न पत्र को देख भी लिया कि किस तरह से कॉपी आती है राजस्थान परीक्षा में। ठीक है, तो प्रीलिम्स परीक्षा का हमने भाग, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, तो वो चैनल पे जाके पहला वाला वीडियो देखें, तो वहां से उनको प्रारंभिक परीक्षा और पूरा पैटर्न क्या होता है आरएएस का वो समझ में आ जाएगा। और आज के वीडियो में हमने केवल और केवल मुख्य परीक्षा के विषय पर चर्चा की थी कि किस तरह का सिलेबस डिजाइन किया है पीएससी ने और कितने नंबर का कौन कौन सा यूनिट आता है। ठीक है, तो बस हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं विषय की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।